वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। अगर आप लोगों का पेपर आप लोगों का लास्ट में होने वाला, आई थिंक 24 तारीख या फिर 23 तारीख या फिर 21-22 को होने वाला है, तो आप लोगों के लिए हमारा क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कारक लागत पर विचार किया था, कारक लागत पर विचार किया था। और याद रखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एनएनआई यानी कि नेट नेशनल इनकम की इस्तेमाल किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? तो फ्रेंड्स याद रखें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो होता है वह टाटा ट्रस्ट की पहल होती है, टाटा ट्रस्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम अपने ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? तो याद रखिए, भारतीय फुटबॉल टीम अपने ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पर पहली बार जो गई थी वह 1924 में गए थे, यानी 1924 में गए थे। क्लियर है? याद रखिए फुटबॉल, तो याद रखिएगा विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए 25 मई को मनाते हैं। ये नया करंट अफेयर आप लोग के लिए होगा। 25 मई को हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फुटबॉल का जो सबसे बड़ा जो मैच होता है वह फीफा वर्ल्ड कप कहलाता है। आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे। लास्ट ही फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, लास्टली आप लोग हुआ था 2022 में। और ये 2022 कहाँ हुआ था? तो अल्टीमेटली पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अब नेक्स्ट जो आप लोग का होने वाला 2026 में होने वाला है, इसके लिए आप लोग याद करिए कहाँ पे होगा, मैक याद कर लिए, MAC। आई थिंक मैक्सिको, A फॉर अमेरिका, C फॉर कनाडा। याद रखिएगा, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा। वही 2030 की बात करना चाहते हैं तो 2030 में होगा आप लोग का पुर्तगाल होगा, नार्वेडिया होगा, पेरू, इस टाइप से 3-6 देश में थे कुल। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग याद, मेनली आप लोगों को 2026 का याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए ना, प्रिंटर, तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर और स्पीकर आउटपुट हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट हो गया, लेकिन कीबोर्ड एक प्रकार का क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राष्ट्र में हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला कुचिपुड़ी, तो याद है कुचिपुड़ी भारत के शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले याद रखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 है। जिसमें सबसे पुराना की बात करना चाहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, भरतनाट्यम सबसे पुराना होता है, भरतनाट्यम होता है। क्लियर है? उसके बाद अगर आप लोग देखिए तो कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों याद रखें, कथकली मोहिनी अट्टम। उसके बाद आप लोग को मणिपुरी याद होगा। फिर याद रखें सतरिया, सतरिया भी इंपॉर्टेंस होता है। फिर आप लोग याद रखें कथक, और लास्टली होता है उड़ीसा यानी उड़िया। ये सारे जो मैं डिस्कस किया उड़ीसी, ये सारे शास्त्रीय नृत्य, जिसमें देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों आप लोगों का केरल में आता है। वही मणिपुरी मणिपुर में होता है, सतरिया केरल में होता है, कथक आप लोग का हो गया यूपी में होता है, उड़िया कहाँ पे? तो उड़ीसा के। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं कि उड़िया कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। आंध्र प्रदेश का क्या? कुचिपुड़ी। केरल का तो मैं 2 बताएं, मोहिनी अट्टम और कथकली हो गया। और बात करना चाहते कर्नाटक, कर्नाटक का वैसे कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते एक और, जैसे कि अगर संस्कृति मंत्रालय ने, याद रखें संस्कृति मंत्रालय ने भारत के छऊ नृत्य को भी मान्यता दिया। इस चीज़ को याद रखिए। क्लियर है? और याद रखें डांस डे कब मनाते? तो 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाते। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं, सारे ऑप्शन को डील करेंगे। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर, तो अल्टीमेटली में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की लंबाई कौन सा सही नहीं है? तो पहला आप लोग का सही है, यानी कि इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर होती है, पहली सही है। इसका एक सक्रिय ज्वालामुखी का एक बेल्ट है, बिल्कुल है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, बिल्कुल है। पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत है। याद रखें फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट, ये आप लोग का इस टाइप्स का क्वेश्चन सारा आप लोग का एनटीपीसी के पेपर में। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता कोडिंग में ब्लड रिलेशन का। सबसे पहले इस कोडिंग को अंडरलाइन करके देखिएगा। क्लियर है? देखिए M-K लिख रहा है, तो माइनस का अगर देखिएगा ना, तो माइनस का तरीका PQ की बहन है, यानी M जो होगा, देखिए M जो होगा ना, M अगर बनाइएगा तो M आप लोगों का K की बहन होगा। देखिए आराम से थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे M जो बनाएंगे, माइनस का क्या लिखा था? Q की बहन है, तो M जो होगा Q की क्या हो गया? बहन हो गया था। यहाँ पे माइनस कर दिए। फिर क्रॉस का मतलब PQ की माँ है, यानी K जो है, K जो है वो F की माँ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे F माइनस कर दिए। प्लस का तरीका PQ का भाई है, यानी F जो है D का भाई है। यहाँ पे लोग क्या कर देंगे? इसका भाई बना देंगे। आई थिंक यहाँ पे लोग प्लस का सिंबल दे देंगे यहाँ पे। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। फिर अगर आप लोग देखिए डिवाइड लिख रहा है, डिवाइड में लिख रहा है PQ की माँ है,
तो यहाँ पे डी जो है, डी क्या है, एन की माँ हो गया। यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एफ और डी में क्या रिलेशन था, एफ और डी में प्लस का था, तो प्लस में क्या लिख रहा था, तो आपने देखिए दोनों भाई था, क्लियर है। अब डी हो गया, भागा भी हो गया। अब एन और आर में तो क्रॉस का, क्रॉस का अर्थ हो रहा है पी क्यू की माँ, यानी एन जो है, एन जो वो आर की माँ है। बहुत सारा लंबा चला गया। तो फ्रेंड्स लिख रहा है एफ का आर से क्या संबंध होगा, तो अल्टीमेटली एफ का आर, तो देखिए हम लोग एफ देखेंगे यहाँ पे है, आप लोग को आर कहाँ पे नीचे जा रहा, तो ये दोनों तो आप लोग फर्स्ट जनरेशन में आ रहा, सेकंड थर्ड में जा रहा। तो फ्रेंड थर्ड जनरेशन में जा रहा है, तो आई थिंक इसको हम लोग अगर देखें, एक मिनट 1 मिनट, तो फ्रेंड थर्ड जनरेशन में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं। तो देखिए 7 है ना, तो आराम से अगर देखिएगा तो आराम से देखिए नाना के भाई हो जाए, क्या होगा, नाना के भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट था आप लोग के लिए था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में पूछ रहा, तो चलिए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, सारे क्वेश्चन को डील भी करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। 8 व्यक्ति पुनीत, विजय, सुमित, जश्न, कुणाल, राजेश और नैना एक 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कितना मंजिला पे रहते हैं, तो यहाँ पे लिखा 8 मंजिला पे रहते हैं। प्रत्येक मंजिल पे एक लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम है, सबसे निचली मंजिली का क्रम 1 है, तो देखिए 1 से है, उसके ऊपर 2, यानी इसी प्रकार चलता है, यानी हम लोग सबसे नीचे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 एंड 4 5 6 7 और 8 लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, राजेश जिस मंजिल पे रहता है उसके नीचे केवल 2 व्यक्ति रहता है, तो फ्रेंड्स हम लोग राजेश के नीचे 2 रहता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोग तीसरा में क्या लिखेंगे, राजेश को लिखेंगे, क्लियर है। अब राजेश के नीचे 2 व्यक्ति को बैठा देंगे, यानी 1 और 2 बैठ गया, क्लियर है। अब देखिए राजेश और पुनीत के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, तो आप लोग देखिए राजेश और पुनीत के बीच में, तो फ्रेंड अल्टीमेटली आप लोग समझिए राजेश और पुनीत, यानी पुनीत सबसे नीचे बैठ गया, क्लियर है, एक ही व्यक्ति बैठ रहा है। अब देखिए नैना विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो नैना विषम पे रहती है, तो देखिए 1 और 3 फिक्स हो गया, तो चाहे 5 पे रहेगा या फिर 7 पे रहेगा, क्लियर है। अब देखिए लेकिन 7 मंजिला पे नहीं रहता, जब 7 पे नहीं तो अल्टीमेटली कंफर्म हो गया कि आप लोग का ये 5वां पे रहेगा। चलिए 9वां 5वां पे कर दिए। अब देखिए क्या लिखा, नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो देखिए नैना है ये और विजय, तो नैना यहाँ पे 8वां हम लोग क्या करेंगे, विजय को ले देंगे, क्योंकि देखिए नैना और विजय के बीच कितना व्यक्ति आ गया, 2 व्यक्ति आ गए, क्लियर है। इसके बाद आप लोग देखिए विजय सबसे ऊपर पे नहीं रहता, तो हम लोग 8वां में जो लिखे थे इसको कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए विजय के लिए लिखना चाह रहे थे, तो ये आप लोग का नैना था, नैना और विजय के बीच 2 व्यक्ति, तो 1 का 2 व्यक्ति हो गया, तो हम दूसरा पे ले देंगे यहाँ पे विजय, तो यहाँ पे देखिए विजय लिख देंगे। अब पहला में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऊपर में नहीं लिखा, क्लियर है। अब लिख रहा, अब देखिए विजय सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं था, पुनीत सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता, ओफो यहाँ भी शो कर दिया था, पुनीत सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता है, तो यहाँ पे तो पुनीत के बारे में नहीं लिखा, फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखिए पूरा का पूरा गड़बड़ आ गया ये, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं थे। चलिए ठीक है, अगेन आई रिपीट, देख रहे हैं यहाँ पे पुनीत सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता, सुमित रोशनी के ठीक नीचे रहता है, ना तो सुमित और ना ही जश्न मंजिल 6 पे रहता है। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, देखिए इस टाइप से बनाए तो गड़बड़ा गया था, गड़बड़ हो गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, 1 से लेकर टोटल 8 तक लिख दीजिए, 4 5 6 7 8 ले देंगे, क्लियर है। सबसे पहले लास्ट से सॉल्व कीजिए, जब भी क्वेश्चन आता है लास्ट से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है आप लोगों को सुमित रोशनी के ठीक नीचे रहता है, ना तो सुमित और ना तो जश्न मंजिल 6 पे रहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा सबसे यहाँ पे देखिए नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, विजय सबसे, यहाँ पे अगर देखिएगा ना क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा जो आप लोगों को सूटेबल हो जाए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसी का लिख रहा है कन्फर्म, राजेश जिस मंजिल पे रहता है उसके नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी कन्फर्म है कि राजेश हम लोग का कन्फर्म है कि थर्ड में आ रहा है, यहाँ तक तो आप लोग कन्फर्म हो चुका है, क्लियर है। राजेश और पुनीत के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए पुनीत सबसे नीचे जब नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुनीत के लिए हम लोग 5वां पे ले देंगे, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा नैना विषम संख्या वाली मंजिल पे रहती है, तो नैना विषम संख्या वाले पे रहता है, यानी कि आप देखिए 1 पे रहेगी या फिर 7 पे रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कन्फ्यूजन में आ गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे लिख रहा था, देखिए नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये विषम पे रहती है, तो हम लोग सबसे पहले 1 में लिख देते हैं, मान लीजिए इसको नैना, तो नैना यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए है ना, अब लिख रहे नैना विषम संख्या वाले मंजिल पर रहते हैं लेकिन 7 पर नहीं है, तो 7 पर नहीं लिख देंगे, क्लियर है। नैना और विजय के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो ये नैना है, तो 7वां यानी चौथा जो है, चौथा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विजय का यूज करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे विजय का लिखेंगे। अब देखिए 2 व्यक्ति आ गया ना, राजेश एक और सेकंड बच रहा। अब देखिए पुनीत सबसे निचले मंजिल पे नहीं रहता, सुमित रोशनी के ठीक नीचे रहता है, सुमित जो है ना रोशनी के ठीक नीचे रहता है, तो क्या कहते हैं सबसे ऊपर बचेगा आप लोग का रोशनी, तो रोशनी के नीचे क्या करेंगे, रोशनी के नीचे सुमित को बैठा देंगे। अब तो बैठ गया ये, देखिए सुमित बैठा देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक और बैठ रहा है आप लोग का,
ना तो सुनील और ना ही जस्ट मंजिल 6 पे रहते। तो जब ये दोनों नहीं रहते तो आप लोगों को कौन बच गया था, कुणाल बच गया था। तो हम लोग यहाँ पे कुणाल को ले देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखिए दूसरा में कौन बच गया तो अल्टीमेटली केवल और केवल जश्न बच गया था, जश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, तो अल्टीमेटली फिर सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहा, थोड़ा सा माइंड कीजिए तो रोशनी बच रहा, कौन रहा, रोशनी। तो राइट आंसर होगा रोशनी। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, आप लोग बना सकते हैं, रोशनी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनना है। देखिए NIT SRM VCL ABC BYG। इसमें अगर आप लोग देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बनाना देते हैं। NI है, लिए NIT है। अब इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, इसका रिलेशन लिख रहा है SRM से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, सारी चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए N के बाद क्या आता है, M के बाद N आता है। अब देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है। यहाँ पे IR अपोजिट में हो गया, क्लियर है। इसी प्रकार ABC वाला भी हम लोग लिखते हैं। देखिए ABC सबसे पहले A का अपोजिट है, Z कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो C, यहाँ पे ABC है ना। अब C B का उल्टा देखिए, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लो C बच गया, क्लियर है। तो ABC B का क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, Y, तो Y कर देंगे। C से यहाँ पे पहले क्या करेंगे, Z आता है। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा ना। तो आई थिंक इस बार यहाँ पे B होगा ना, ये C से पहले क्या होता है B, तो BYZ हो गया। आप लोग देख लें, यानी यहाँ पे लास्ट वाला से एक घटा दें, लास्ट वाला से यहाँ पे सेकंड वाला में क्या उल्टा कर दिए। जस्ट लाइक सेम अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पे रिलेशन अगर देखिए ना VCR में, तो VCR लिखना तो हम लोग क्या करें, VCL है तो L से पहले क्या आता है K, C का अपोजिट क्या होता है X होता है, V से पहले V का अपोजिट क्या होता है E होता है। तो KXE होगा, तो KXE ऑप्शन में बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। चलिए विशिष्ट कोड भाषा में इनसाइड को BAFPKF लिखा जाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले इनसाइड लिख रहा है, INSID लिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसाइड को तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अपोजिट के रूप में लिख रहा है। तो E में 3 घटाएंगे तो B आएगा, D में 3 घटाएंगे तो A आएगा, I में 3 घटाएंगे तो F आएगा, उसी प्रकार S में 3 घटाएंगे तो P आएगा, N में 3 घटाएंगे तो P आएगा, सॉरी K आ जाएगा, और I में 3 घटाएंगे तो F आएगा। यानी सारे में 3 का डिफरेंस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मोबाइल को आप लोग लिखना है, देखिए MOBILE कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखिए E का होता है 5, 5 में से 3 को घटाएंगे क्या होगा, देखिए अपोजिट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग अपोजिट के रूप में लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या करें, E में से 3 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा B, तो यहाँ पे शुरू में B लिखेंगे, क्लियर है। फिर L में से 3 घटाएंगे तो I बचेगा, I में भी घटाएंगे तो F बचेगा, फिर B में घटाएंगे तो Y बचेगा, फिर यहाँ पे L बचेगा, फिर यहाँ पे J बचेगा। इसके अकॉर्डिंग BIF देखिए इसको अपोजिट करके लिखना है, यानी BIFYLJ, तो BIFYLJ। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो A को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। फिर आ गया निश्चित कोड वाला। तो एक निश्चित कोड भाषा में आर्गुमेंट को देखिए सब सारे क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जा रहा है, क्लियर है, इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। तो देखिए आर्गुमेंट को 1976 इस टाइप से लिख रहा है। आप लोगों को क्या करना है, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले सारे को 1 डिजिट में लिख रहा है। देखिए मान लीजिए आर्गुमेंट लिख रहा है ARGUMENT लिख रहा है, क्लियर है। अल्टीमेटली आप लोग देखेंगे A का क्या होता है तो 1 होता है, तो इसके सामने हम लोग 1 को कर दिए, क्लियर है। और 18 होता है R का, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। G का उसके बाद 7 होता है, 21 होता है आप लोग का। सॉरी U का अगर आप लोग देखिएगा तो U में कितना लिखते हैं, तो फ्रेंड U का सॉरी यहाँ पे G हो गया U, तो U का देखिएगा तो टोटल U का विपरीत क्या होता है, तो यहाँ पे U का विपरीत कर दें, यहाँ पे 6 लिख रहा है, यानी FU होता है ना M, तो M का स्थानीय मान कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 लिख रहे हैं। फिर E का विपरीत क्या होता है 22 होता है। N का स्थानीय मान कितना होता है 14, और T का क्या होता है विपरीत, तो यहाँ पे T का विपरीत होता है 7 होता है। आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दो जो प्रोसेस का यूज कर रहा है, देखिए ये 1 था, आई थिंक पहला का फिक्स कर दिया, सेकेंड में हमेशा जो है ना उसका अपोजिट को लिख रहा है। देखिए सारे का अपोजिट को लिख रहा है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, बाकी का सेम को लिखना है, क्लियर है। तो इसी रूप में हम लोग को क्या करेंगे, चैंपियन को लिखना। अभी चैंपियन को रहा चोकर के यहाँ पे चैंपियन बन गया कौन, साउथ अफ्रीका। चलिए ये चैंपियन के बारे में बता रहा हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे, आराम से देखिएगा, मैं सारी चीज़ को सिखा देता हूँ। देखिए C है, तो C का कितना होता है अल्टीमेटली 3 होता है। H, तो H का उल्टा क्या होता है S, तो S का क्या होगा 19 हो गया। A के लिए हम लोग 1 करेंगे। M का अपोजिट क्या होता है N, तो N का क्या होता है 14 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे P, तो P का होता है 16, I का होता है 8, तो 18 कर देंगे। O का क्या होता है, तो O का होता है टोटल कितना होता है 15 होता है, और N यानी 14 को यहाँ पे 13 कर देंगे। इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए AQGTA, इसमें अगर आप लोग देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए ए में आप लोग का ए में क्या घटाइए कि आप लोग का क्यू आ जाएगा। देखिए इसमें अगर आप लोग देखिएगा ए और एन है तो दोनों के बीच डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे अगर चलेगा ना तो इसका राइट आंसर MZ आ जाएगा, क्या आ जाएगा MZ आ जाएगा।
काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। आ चुके हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए और आरएनए के बीच अंतर को सही ढंग से दर्शाता है? सबसे पहले फ्रेंड डीएनए देखिए, पहला क्या लिख रहा है, ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा। डीएनए में राइबोस शर्करा होती है जबकि आरएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो यहाँ पे अगर देखिए कौन से सही ढंग से दर्शाता है, पहला आप लोगों को गलत है। देखिए पहला गलत है, डीएनए एकल, ये भी आप लोग का डीएनए एकल नहीं डबल होता है। डीएनए में थायमिन क्षारक होते हैं जबकि आरएनए में यूरासिल होता है, ये आप लोग का बिल्कुल सही है। डीएनए कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाता है जबकि आरएनए में केंद्र, ये भी आप लोग का गलत है। चलिए मैं सारी चीज़ को एक बार डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग के सामने पहला टॉपिक आया था डीएनए। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर है। और याद रखिएगा, यानी कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए ये वाला आप लोग का होता है, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है आप लोग का डीएनए का होता है, क्लियर है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए इस टाइप से होता है, यानी कि देखिए इस टाइप से आप लोग क्लियर, तो डबल हेलिकल होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डीएनए में जो एमिनो एसिड होता है वो देखिए 4 होता है, ए और टी होता है, उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। आई थिंक मैं बताना चाहता हूँ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डीएनए जो तो केंद्रक में पाया था, किसमें पाया था, केंद्रक में पाए थे हम। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आरएनए का। तो देखिए आरएनए का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें देखिए इसमें होता है AU होता है, 80 ट्रिपल बॉन्ड G होता है, यानी एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये एकल यानी कि सिंगल बेस स्ट्रक्चर होता है और इसका जो निर्माण होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और डीएनए आरएनए की तुलना में काफ़ी स्टेबल होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को बता, डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक को पाई जाती है, और जबकि आरएनए जो होता है वह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग को मेंशन कर दिया मैं। चलिए पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर अपघटक जिसे डिकम्पोजर बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये देखिए इसका कार्य होता है मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL होता है। तो पाई RL कर देंगे। अब देखिए पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22 चलिए पाई का पाई लिख रहा है, पाई आर का वैल्यू देखिए 3 है, एल का वैल्यू आप लोग को नहीं लिख रहा। तो एल का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, √L² प्लस R²। तो R² का वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई करेंगे गुना 3, यहाँ पे करेंगे तो टोटल है 25 का होता है 5 होता है, तो 5 3 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर करेंगे 15 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 15 पाई इज द राइट आंसर। इसको बनाना होगा। तो इसको अगर आप लोग बनाते देखिए 2 दूनी 4 क्या आ गया, 5/2 आ गया, क्लियर है। इसके बाद 4 एकम 4 3 क्या होगा, 7/4 आ गया, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1/6 लिख देंगे, क्लियर है। इंटू लिख देंगे 16। अब यहाँ पे ये डिवाइड है तो डिवाइड का कार्य कर दें 49 अब कीजिएगा। अगर आप लोग इसको पूरे बोर्ड मास से शो करते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग शो कीजिए तो 4/3 आएगा, क्या आएगा 4/3। आई थिंक इसको कीजिए तो 1/1/3 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 1/1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज PQR त्रिभुज होगा। सबसे पहले लिखा है यदि त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य दोनों कोणों के योग से बड़ा है तो त्रिभुज PQR कैसा होगा। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का त्रिभुज है, मैं इस टाइप से बना रहा हूँ, देखिएगा इस टाइप से लिख रहा है ये, ठीक है। अन्य दोनों कोणों के योग से जब भी बड़ा होगा तो मान लीजिए ए आपका, ये क्या आप लोग का बी है, ये सी है। तो फ्रेंड जब भी त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य दो कोणों योग से बड़ा होगा तो हमेशा वो अधिक कोण होगा, क्या होगा, ये अधिक कोण होगा। तो राइट आंसर करेंगे अधिक कोण, क्लियर। अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो समकोण बोलते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 36,000 रुपये अधिक पर बेचा जा रहा है। यदि कुल लाभ 15.27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसके लिए आप लोगों को मान लीजिए CP यानी CP मान लीजिए x, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, x का सबसे पहले 12% लाभ पे करें, यानी 112 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। प्लस यहाँ पे कीजिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक के लिए लिखा था, यानी सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 112/100 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना में बेच रहा है, अधिक में 3600 लिख रहा, तो 3600 कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल कीजिएगा तो 2x तो अल्टीमेटली आ जाएगा इंटू 100 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15.27/51 कर देंगे, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग का 51,000 आ जाएगा, क्या आ जाए 51,000। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शन पुट करके देखिए। मान लीजिए tan tan दिख रहा है ना, तो आप लोग tan 45 एंगल एक यहाँ पे आप लोग 45 डिग्री पुट कीजिए। तो आप लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए 1 1 1 यानी यहाँ पे वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें कहाँ पे आप लोग एंगल एक यहाँ पे 45 यानी 45 पुट किया कि आप लोग का वैल्यू 2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला देखते हैं। तो सेक 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है √2, तो √2 पर पावर 4 करना पड़ेगा प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे √2 पर पावर स्क्वायर करें। अब देखिए √2 के पावर 4 करेंगे तो ये केवल 4 आ जाएगा, क्लियर है, प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर 2 आ जाएगा, यानी केवल 2 आएगा, तो यानी 6 आ गया। तो पहला कैंसिलेशन कर देंगे अगेन, सेक पर पावर 4 यानी कि यहाँ पे √2 करेंगे, 45 लिए थे ना, √2 पर 4 कर देंगे माइनस, फिर क्या करेंगे √2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो केवल 4 आएगा, √2 का स्क्वायर केवल 2 आएगा, तो 4 में 2 गया 2, देखिए आ गया ना। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप से आप लोग बनाइए, कोई लंबा लिफाफा नहीं करना, क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो 20वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिख रहा है, निम्नलिखित तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय के लिए शेयर की दर्शाती है। अंबुजा सीमेंट के लिए, देखिए जम्बूजा सीमेंट के लिए शेयर के उच्च दर और निम्न दर का अनुपात किस स्टॉक एक्सचेंज में अधिकतम है। तो यहाँ पे अधिकतम के लिए बात करा, तो यहाँ पे अगर देखिएगा ना कहाँ पे लिख रहा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए राजस्थान के लिए होगा, क्या होगा राजस्थान के लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में किस वर्ष जोड़ा गया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछ रहा, तो बातें करना चाहते हैं भारतीय संविधान के 35A। सबसे पहले याद रखिए भारतीय संविधान के 35A को जो जोड़ा गया था वह 1954 में जोड़ा गया था, 1954 में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है, याद रखिएगा, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग यानी कि फ्रेंड समझिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला को इस समझौते का ये अंतिम परिणाम था 35A। आई थिंक JL नेहरू, देखिए मैं ले देता हूँ JL नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच का जो अंतिम परिणाम था ना वो आप लोग का 1954 वाला था, क्लियर है। मैं आप लोग को रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ 14 मई 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश के बाद संविधान में 35A को जोड़ा गया था, यानी कि याद रखिएगा 35A को कैसे जोड़ा गया था 1954 में जोड़ा गया था, क्लियर है। और आर्टिकल नंबर 35A देखिए अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो होता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है 35A। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने 35A का प्रयोग कर नागरिकता संबंधी कानून बनाया था, क्लियर है। अब मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ 2019 में, आई थिंक 6 अगस्त था सर, हाँ कन्फर्म हूँ 6 अगस्त, देखिए हाँ कन्फर्म हूँ 6 अगस्त 2019 को दोनों चीज़ को यानी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। जे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो याद रखिए मनोज सिन्हा है, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है क्योंकि इस पर यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था। चलिए मेघी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना मेची नदी। तो मेची नदी जो है वो महानंदा नदी की सहायक नदी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, महानंदा नदी को, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं महानंदा नदी, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है, और ये एक प्रकार गंगा नदी की एक सहायक नदी है, क्लियर है। चलिए हुगली नदी आप लोग जानते हो ये कोलकाता में चलती है। ब्रह्मपुत्र को नदी कहाँ पे, असम में चलती है। गंगा नदी तो बहुत सारे जाते हैं, सबसे गंगा नदी यूपी में आता है, उत्तराखंड में आता है, बिहार में आता है, झारखंड में आता है, बांग्लादेश में जाता है या फिर वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध किससे था। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा पूना समझौते का संबंध जो था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, यानी पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पूना समझौता से जो क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी तगड़ा पूछा गया एनटीपीसी। चलिए मैं उस चीज़ को रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले याद है पूना समझौता जो हुआ था वह 24 सितंबर को हुआ था, ये याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग के बीच मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले ये जो हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, याद रखिए भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, गांधी जी के बीच में हुआ था। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता ये दोनों के बीच जो हुआ था ना, ये दोनों के बीच में दोनों को करवाने वाला आदमी का क्वेश्चन आया था ना एनटीपीसी में, पुनः समझौते गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच निर्णायक मोड़ किसने लिया था, तो याद दोनों के बीच की जो बैठक करवाने वाला था उसका नाम था मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी में। मदन मोहन मालवीय के साथ साथ आप लोग का राजेंद्र प्रसाद है, ये दोनों याद रखेगा, दोनों राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय थे, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्लियर है। चलिए तो बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, तो देखिए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इस समझौते के बाद प्रांतीय विधानसभा में हरिजनों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर यानी 71 से बढ़ा के कर दिया गया था, आई थिंक 147 कर दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है।
चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। क्लियर है। और इसी समय महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम का नाम दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा तो याद है केरल में। सबसे पहले बार कहाँ पे प्रयोग किया था? केरल में। कब किया गया था? तो याद है 1982 में पूरा किया गया था। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, केरल से वैसे कुछ खास नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया था? यहाँ पे देखिए ग्लास ब्रिज के बारे में बात करा तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज जो बनाया गया था ना, वो याद है तमिलनाडु में बनाया गया था। तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तमिलनाडु में। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राजगीर अगर आप लोग गए तो राजगीर में भी एक ग्लास ब्रिज है, जहाँ से मैं खुद 22 तारीख को घूम के आया हूँ। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? अल्टीमेटली फिर भारत में वैधानिक तरलता का अनुपात जो निर्धारित करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आरबीआई से जो क्वेश्चन सारा काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन पूछ दिया था, और रेपो इसका कुछ पूछा था, रिमाइंड में नहीं है। याद रखिए, आरबीआई का भी जो गवर्नर है, तो सबसे पहले इसका गवर्नर का नाम आप लोगों को पता होगा, तो फ्रेंड्स संजय मल्होत्रा। इस चीज़ को याद रखें, संजय मल्होत्रा, ये चीज़ सबसे पहले याद रखें, संजय मल्होत्रा है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसके कुल 4 उप गवर्नर है। 4 उप गवर्नर का नाम आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। और एक कार्यवाहक के रूप में उप गवर्नर कौन बनी है, तो उस चीज़ को भी देख ले। आई थिंक पूनम या करके निधि प्रधान था, उस चीज़ को भी आप लोग देख ले, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट लिख रहा, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करने। तो यहाँ पे देखिए 280 में से 5 घटा देंगे तो 275 आ गए, फिर 10 घटा रहे हैं, फिर देखिए 20 घटा रहे हैं, तो हम लोग क्या घटाएंगे? 40। तो 245 में से 40 को घटाएंगे तो 205 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 27 और 28 देखिए, पी टी जेड के एन। तो यहाँ पे अगर देखिए तो पी है, पी के बाद क्या लिख रहा है? टी, फिर क्या लिख रहा है? जेड, फिर लिख रहा है के। तो इसके बाद हम लोग देखिएगा ना, सबसे पहले पी का लिख रहा है 49, फिर टी का 4 लिख रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर फोकस करना चाहते हैं तो देखिए, आप लोग को पता है पी, तो पी का हम लोग देखा 16 होता है, तो 16 को 1 और 6 करेंगे तो टोटल कितना आ गया? 7। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 आ गया। टी, तो टी के लिए कहते हैं 20, तो 20 यानी 2 और 0 करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। उसमें जेड का लिखते हैं 26, तो यानी 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64। के का होता है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 11, 11 होता ना, हाँ। के कितना में होता है? 11 में ही तो होता है, हाँ। तो 11 करेंगे तो फ्रेंड्स 11 के लिए कहिएगा ना, आज तो 11 का 1 प्लस यानी 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए था, लेकिन 9 लिख रहा। तो हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन में पूछा इस टाइप्स का। देखिए आप लोग को यहाँ पे इंटरचेंज करना है। देखिए प्लस को गुना, गुना को माइनस, माइनस को भागा, भागा को प्लस करना है। सबसे पहले 16 है, 16 करेंगे। जहाँ पे गुना है तो गुना के यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस है, 4 है 4। अब डिवाइड के यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस, फिर प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड? तो प्लस के यहाँ पे इंटू करेंगे 14। फिर माइनस के यहाँ पे क्या करेंगे? तो डिवाइड यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस, यहाँ पे 4 कर देंगे, प्लस 4, यहाँ पे गुना, दो का पारा में 14 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 16 माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 गुना 7 चौक क्या होता है? यहाँ पे तो माइनस कर देना, हाँ यहाँ पे सॉरी प्लस था, यहाँ पे प्लस था फ्रेंड्स, सॉरी। 7 चौक क्या करें? 28। अब यहाँ पे सॉल्व करना, 16 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 12 + 28 क्या होता है? तो 40 होता है। तो इसमें राइट आंसर जो आ गया 40 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा ना तो बी को क्लिक करेंगे। चलिए, श्रृंखला 13, 32, 57, 88 की अगली श्रृंखला क्या होगी? इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए 19 में क्या जोड़ें कि 32 आएगा तो अल्टीमेटली 19 को ऐड करेंगे। फिर 32 में क्या जोड़ें कि 57 आएगा तो 25 को ऐड करेंगे। फिर 25 यहाँ पे करेंगे तो 31 आएगा। ठीक है। अब आप लोग देखिए दोनों के बीच अंतर कितना का है? तो +6 का है। फिर देखिए +6 का है, तो फिर 31 में +6 को ऐड करेंगे 37 आएगा, यानी 88 में लोग 37 को अगर ऐड करते हैं तो 125 आ गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए 30 क्वेश्चन में बताएं फ्रेंड, कैसा लगा आप लोग बताइए, मैं अभी और भी बताऊंगा। चलिए देखिए, जिस टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है मैं सारे को मैं रिकवर करवा रहा हूँ। इस सब का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा। देखिए भारत एशिया में पड़ता है, तो जस्ट लाइक सेम इटली कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए, जिस प्रकार भारत एशिया में पड़ता है, इटली जो था वह यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। देखिए इटली से एक आप लोग का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इटली से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है शीतकालीन। देखिए शीतकालीन जो ओलंपिक होगा नेक्स्ट कहाँ पे होगा? तो शीतकालीन ओलंपिक जो आप लोग का 2026 में होगा वह कहाँ पे होगा? इटली में होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए G7 का जो बैठक हुआ था इस बार इटली में हुआ था, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। आई थिंक बना लीजिएगा ना, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, देख लीजिएगा।
निम्नलिखित कौन सा अभिक्रिया उष्मा शोषी है? देखिए उष्मा शोषी का अर्थ होता है जिसमें उष्मा का शोषण होता है। देखिए दहन में आप लोगों को उष्मा का उत्सर्जन होता है तो पहला कैंसिल कर देंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया का आप लोगों को इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। संघनन से कोई तो प्रकाश संश्लेषण, याद रखें प्रकाश संश्लेषण को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? याद रखें उष्मा शोषी अभिक्रिया में जो डेल एच होता है ये आप लोग का धनात्मक होता है, वही उष्मा क्षेपी में डेल एच जो होता है वह ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रविष्टि देखा जाता है? सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं ना तो परमाणु त्रिज्या आपस में घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखिएगा बाएं से दाएं जाने पर, देखिए बाएं से दाएं जाने पर ना परमाणु त्रिज्या का साइज क्या होता है? घटता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले फ्रेंड्स परमाणु त्रिज्या को हमेशा जो मापते हैं याद रखिएगा फेकोमीटर में मापते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा, फर्मी मीटर में मापते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आप लोग के लिए क्वेश्चन इसमें लिख रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यय कितना है? तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिख रहा है 84.4 डिग्री, टोटल लिख रहा था 7200। तो देखिए 7200 करोड़ गुना क्या करेंगे 84.7 बटा टोटल आएगा तो 360 से डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली सॉल्व कर लेंगे ना तो 1694 करोड़ आएगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको लंगड़ा मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 3 दूनी 6 7/2 आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे 7/2 आ गया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व किया 7/2 आ गया। फिर हम लोग इसको ऊपर करेंगे, आई थिंक यहाँ x करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे 1 बटा, यहाँ पे करेंगे 2/7 आ गया बराबर 1 है। तो इसको भी कीजिएगा तो आप लोग देखिए x प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे करेंगे ना तो 7 दूनी 9, यानी कि यहाँ पे कीजिए टोटल आएगा 2/9 आ जाएगा। 2/9 है ऑप्शन में बिल्कुल, तो 2/9 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना, दिए गए व्यंजक को सरल करना। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सरल करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। देखिए इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता आप लोगों के पेपर में तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, केवल एक ही वर्क करना है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए LHS निकाल दीजिएगा, x² - 6x - 1 है ना बराबर 0। हम क्या करते हैं देखिए सारे में हम लोग x से अगर डिवाइड करते हैं ठीक है तो x से डिवाइड किया तो पहला x बच गया माइनस, यहाँ पे क्या बचा केवल 6 बचा, -1/x बच गया बराबर 0। अब यहाँ से अगर आप लोग x - 1/x का वैल्यू निकालेगा तो केवल 6 आ रहा, क्या रहा? 6 आ रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें x - 1/x का वैल्यू कितना रहा? 6 आ रहा। तो हम लोग को क्या करना है x² + 1/x² -8 का वैल्यू निकालना। हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किए ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो x² आ जाएगा प्लस 1/x² आ गया ना, माइनस किए तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या लाना था देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया ना, तो यहाँ पे तो ला दी। हम लोग को यहाँ पे लाना कितना देखिए x² पर यहाँ पे -8 में लाना था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे निकाले x² प्लस, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू 36 है तो क्या होता है 38, यानी यहाँ पे वैल्यू 38 ला दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, काफ़ी अच्छा ट्विस्ट बता रहा हूँ। x² प्लस 1/x² का मैं वैल्यू लाया हूँ 38 ठीक है। अब इसमें केवल क्वेश्चन है -8 बोला तो हम लोग -8 कर दें तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, दोनों साइड से मैं -8 घटा दिया था। क्लियर है? तो राइट आंसर जो आएगा 30 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें लिख रहा है जनवरी मार्च जुलाई सितंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा संयुक्त कोण से क्या है? तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए आप लोग आ चुका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, इसमें किस्त का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स किस्त का क्वेश्चन मैं काफ़ी अच्छे से कल ही बताया था, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना लिए होंगे। देखिए जब भी आता है किस्त का चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे 2 वर्ष का ना, तो देखिए टोटल कितना उधार ले रहा है 2550 है, तो हम लोग 2550 कर देंगे। अब देखिए किस्त को मान लेंगे x मान लीजिए। क्लियर? अब देखिए हमेशा इसका रूल होता है पहला क्या करिए 100 कर दीजिए। अब देखिए पहला में परसेंट क्या 4% लिख रहा है तो हम लोग क्या करें 100 + 4 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। अब पहला वर्ष के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे पावर में। अगेन क्या करेंगे हम लोग दूसरा वर्ष के लिख रहे हैं तो सेम हम लोग वही काम करेंगे, यानी 100 कर देंगे, फिर 100 प्लस क्या करेंगे 4। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिए एक के बाद क्या था 2 को हम लोग यूज कर देंगे। अब आप लोग को सॉल्व करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते ये तो 2550 सही है आप लोग का 2550 तो है। अब यहाँ पे कीजिएगा ना तो यहाँ पे 100/100 कितना 104 आएगा। आई थिंक इसको सॉल्व किया तो 25/26 आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा ना तो 25/26 तो है ना, लेकिन इसका स्क्वायर के रूप में हम लोग लाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू में आ रहा है। क्लियर है? और हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं या फिर x का वैल्यू लाते हैं तो सिंपल अर्थ में आप लोग का जो आंसर आएगा देखिए
यहाँ पे जो x का वैल्यू लाएंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 25/51 आया था, क्लियर। 25/26 आएगा पहला में, ठीक है। सेकेंड में कीजिएगा तो 51/26 आएगा, इक्वल टू टोटल कितना था 25/50 था। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर x का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 1352 आएगा, क्या आएगा 1352। तो राइट आंसर करेंगे 1352 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, गुजरात में मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाता है ना, इसे बोलते हैं उत्तरायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब याद रखिए, बातें करना चाहते हैं मकर संक्रांति के बारे में, तो फ्रेंड्स याद रखिए मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे भारत में रीट जारी करने का अधिमान है, तो ये रीट का है। तो इसमें देखिए, किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए, तो रोकने के लिए हमेशा प्रतिषेध रीट का प्रयोग करते हैं, प्रतिषेध रीट का प्रयोग करें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग ना कुल 5 प्रकार के रीट जारी किया गया था। पहला होता है आप लोग का बंदी प्रत्याशीकरण, सेकंड होता है परम आदेश होता है, थर्ड होता है आप लोग का अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण, चौथा होता है आप लोग का प्रतिषेध जारी किया था, क्लियर। इस सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है कि प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना होता है, परम आदेश का अर्थ क्या होता है कि हम आपको आदेश देता है, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, रीट कहाँ से लिया गया था? USSR से लिया गया था। एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है। देखिए सबसे पहले कौन सी यहाँ पे देखे तो याद है वरुण ग्रह में ना एक दिन की घंटे कब से लगभग 16 घंटे होते हैं। बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो फ्रेंड्स याद रखें, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था 1907 के समय, उसमें तिरंगे झंडे का जो कलर था अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा लाल हरा पीला था। यानी याद रखिएगा ना, RGY याद करें, RGY याद करिए, रेड ग्रीन वाइट, यानी RGY याद करें, RGY इस टाइप से याद कर सकते हैं। या फिर आप लोग साइंस अगर आप लोग बढ़िया तो फेज कलर पढ़ें, तो फेज कलर कितना होता है? 3 होता है। उसके अकॉर्डिंग याद करिए, पहला रेड था, देखिए मैं बनाता हूँ, पहला आप लोग का रेड होता है, फिर आप लोग का येलो होता है, और थर्ड जो आप लोग का इसमें अगर इसमें देखा था ना तो हरा हो जाता था। क्या होता था? हरा होता था। इस टाइप से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस टाइप से याद करना, यानी रेड येलो एंड ग्रीन होगा। चलिए, रेड येलो एंड ग्रीन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ पे है? तो रेड येलो एंड ग्रीन, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में आप लोग को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो याद रखिए ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था, क्लियर है। अब इसी समय 7 अगस्त 1905 को देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ना, बहुत ही फेमस विद्रोह था ये, तो ये याद रखिए 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल्स में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा कर दी गई थी, क्लियर है। अब इसी समय एक नारा दिया गया था, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, आदि नारा दिया गया था। अब इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, क्लियर है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। इस समय वायसराय कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार पाया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हेमेटाइट होता हुआ लोहे का अयस्क होता है, तो याद रखिए लोहे का अयस्क सबसे ज़्यादा पाया था हुआ उड़ीसा में। कहाँ पे पाए थे? उड़ीसा में, क्लियर है। तो याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता है उड़ीसा का मुख्यमंत्री का मोहन चरण मांझी है, जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सम्राट अशोक के राजस्व में राजस्व मंत्री था, शासन में राजस्व मंत्री था? तो याद रखें टोडरमल जो था ना, वह सम्राट अकबर के शासन में क्या था? राजस्व मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा, क्लियर है। तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो थे 1580 में धसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं अबुल फजल, तो फ्रेंड आप लोग अबुल फजल के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अबुल फजल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो अबुल फजल जो थे ना वो अकबर के, तो अकबर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अकबर के नहीं बैरम खान थे, अबुल फजल कुछ लिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए, यदि फैकल्टी शब्द के दूसरे तीसरे पाँचवें सातवें अक्षर का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया सकता है, तो प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार उपयोग किया जाता है, तो नए शब्द के अंतिम अक्षर का अपना उत्तर दे। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए फैकल्टी शब्द में क्या लिखा? दूसरा,
तो दूसरा शब्द देखिए तो आप लोगों के सामने ए लिख रहा है, क्लियर है। फिर लिख रहा है आप लोगों के सामने तीसरा, तो तीसरा सी था। फिर पाँचवा अगर देखिए तो यू लिख रहा, पाँचवा अगर देखिए तो सॉरी पाँचवा लिख रहा एल लिख रहा। फिर सातवां अगर देखिएगा ना तो वाई लिख रहा। अब इससे आप लोग को शब्द बनाना, तो अल्टीमेटली LACY कर सकते हैं और एक क्लिक कर सकते हैं ना CLAY, ये तो बन गया। तो यहाँ पे लिखना है देखिए एक से अधिक शब्द बना सकते हैं, तो उत्तर को जेड के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी को जेड को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा, छह मित्र एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्त के केंद्र के सम्मुख है। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा। तो दीना नंदू और उन्नी के बीच है, AB बिया और बेट्टी के बीच में है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है, तो नंदू के दाईं ओर कौन बैठी है? सबसे पहले 6 लोगों को बैठा, 2 हो गया, देखिए 2 2 4 और ये 6 लोगों को बैठा दिए। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दिए ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 6 अब लिख रहा दीना नंदू और उन्नी के बीच में है। सबसे पहले हम लोग देखना और देखिए AB बिया और बिट्टू के बीच में है। AB देखते हैं, नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करें? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत में है, तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंदू को। चलिए यहाँ पे मान लीजिए नंदू को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं नंदू का स्टार्ट किया हूँ। नंदू और बिया तो एक दूसरे के विपरीत में, यहाँ पे क्या करेंगे? बिया को ले दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है देखिए AB बिया और बेट्टी के बीच में है। AB जो है ना बिया और बेट्टी, तो AB बिया और बेट्टी, तो देखिए AB जो है ना बिया और बेट्टी, तो बिया और बेट्टी, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे बेट्टी ले लेते हैं। देखिए बेट्टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे AB लिखेंगे, AB और बिया की बेटी में, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है AB बिया बेटी के बीच में, दीना नंदू और उन्नी के बीच में है। तो दीना मान लीजिए यहाँ पे दीना लिखते हैं, तो दीना उन्नी और ये तो बन गया, ऐसे ही बन गया ये के बीच में। क्वेश्चन लिखा नंदू के दाईं ओर कौन है? तो फ्रेंड्स नंदू, तो नंदू आप लोग कहिए ना, नंदू के दाईं ओर अगर देखिएगा तो सिंपल क्वेश्चन, नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है? दीना बैठी है। तो आंसर तो दीना हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन को बना दी काफ़ी अच्छे से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा पेपर में, क्लियर है। तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन जो कोडिंग वाला ही पूछा। चलिए देखते हैं किसको बनाते हैं, क्या करना है। T क्रॉस X, तो यहाँ पे क्रॉस का अर्थ लिखा है AB का पिता, यानी कि T जो देखिए आप लोग का T जो है ना आप लोग का ये X का पिता हो गया, क्लियर है। अब डिवाइड का अर्थ लिखा है AB की बहन है, यानी X जो है ना Y की बहन है। तो फ्रेंड्स ये बहन है। अब लिख रहा प्लस, प्लस का तरीका AB का भाई, यानी Y जो है ना वह Z का भाई है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए। अब क्वेश्चन लिख रहा है T का Z से क्या संबंध है? काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग बनाते हैं T का Z से, तो फ्रेंड ये तो आप लोग को पिता थे ना, T का Z से क्या संबंध आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए T का Z से, तो ये दोनों भाई था, तो ये पिताजी हो गया ना, सिंपल बात, TZ का पिताजी हो गया, तो सिंपल बात है पिता हो गया। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये कथन इसका क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ रहा। तो कोई गुलाब आर्किड नहीं है। सबसे पहले देखिए कोई नहीं गुलाब आर्किड नहीं है, सभी गुलाब लिली है, सभी लिली कलम है। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस है दोनों में मैच क्या क्या लिली, तो सबसे पहले मान लिया लिली है, तो यहाँ पे देखिए सभी लिली क्या बोल रहा कमल है, तो सभी लिली को कमल बना लें, क्लियर है। फिर आप लोग के सामने लिख रहा सभी गुलाब लिली है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी गुलाब को ही हम लोग क्या मानेंगे, देखिए गुलाब को भी मान लेंगे लिली, तो यहाँ पे गुलाब माने, ठीक है। अब लिख रहा है कोई गुलाब आर्किड नहीं है, तो कोई भी गुलाब आर्किड नहीं है, तो यहाँ पे आर्किड नहीं, यहाँ तक मान लेंगे। अब देखिए कुछ लिली आर्किड है, तो अल्टीमेटिव है नहीं है तो नहीं है, तो आप लोग पहला कैंसिल हो गया। कुछ कमल आर्किड है, ये भी नहीं होगा। सभी लिली आर्किड नहीं, तो तीनों कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 3, नहीं तीनों कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसमें आप लोग को बोला वेन डायग्राम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। कितने चतुर लोग विनर में है, तो कितने चतुर लोग, तो देखिए चतुर लोग कितने चतुर लोग विनर में, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 12, यहाँ पे आ रहा है 7, तो 12 + 7 को ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड्स क्या आएगा 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। शब्द सिमिलर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर के में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णक्रम में पूर्ववर्ती के अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह से बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम क्या कितने अक्षर होंगे? कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले सिमिलर है तो हम लोग लिखते हैं सिमिलर, SIMI, देखिए SIMILAR लिख दिया। अब इसको हम लोग सजाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ना क्या लिख रहा था, देखिए प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती, तो देखिए आर के पहले क्या था, देखिए एस के पहले आर आता है और आई के पहले क्या बोला, देखिए यहाँ पे लिख रहा स्वर को यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कर दिया। देखिए आई के बाद क्या आता है जे, फिर हम लोग व्यंजन के पहले एल कर देंगे, यहाँ पे करेंगे तो आई के बाद क्या आता है, देखिए आई, तो आई के हम लोग एम होगा ना, आई के बाद कर देंगे जे करेंगे, फिर यहाँ पे के कर देंगे, यहाँ पे हम लोग बी कर देंगे, यहाँ पे क्यू कर देंगे, जैसा क्वेश्चन लिख रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा कहाँ गया भाई, तो बाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्ण में कितने अक्षर है, बाएं से तीसरे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बाएं से तीसरे देखिए ना, तो जे लिख रहा
और ये आप लोग का एल है, तो ये दोनों के बीच में अगर देखें ना तो जे के एल है ना, तो उसमें केवल एक ही होगा ना, ये तो एक लिखेंगे, तो राइट आंसर कितना होगा, केवल एक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स ओम का नियम अगर आप लोग जानते हैं तो ओम का नियम आप लोग जानते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कीजिए ना तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी बराबर क्या होता है, आई आर। अब देखिए भी क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कीजिएगा ना तो विभवांतर, धारा, प्रतिरोध हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बातें करना चाहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए विभवांतर का एसआई यूनिट, सबसे पहले याद रखें विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरा जाता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? याद रखें फ्रेंड, जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित होती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का वन विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वन विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और इसमें कुल 7 रंग आता है, जिसका ट्रिक आप लोगों को पता होगा, VIBGYOR ये लिखेंगे, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो वाले कीमत वाले 2 प्रकार के दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 16.50 किलो की कीमत वाली दालों को मिश्रण प्राप्त किया सके? फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको ही बनाते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 15 रुपये है, और अगेन आप लोग देखिए यहाँ पे 20 रुपये, क्लियर है। यहाँ पे देखिए तो टोटल कितना लिखा, 16.50 लिख रहा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 20 में से 16.50 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली 3.50 बचेगा, फिर 16.50 में से घटाएं तो 1.50 बचेगा, क्लियर है। तो इसका रेशियो निकालेगा तो 7:3 बचेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 7:3 को राइट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर का दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? असली मसाले सच MDH यानी कि इस फार्मूला को रिकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग दोनों का आगे क्षमता को इक्वल करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 मैन है ना ये, तो 7 मैन इक्वल तो लिख रहा है, 10 वुमेन लिख रहा है। आई होप क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे तो अल्टीमेट यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो 10:7 आ गया, क्लियर है। हम लोग यहाँ पे क्या करें, सारे को इक्वल करने का प्रयास करें। 7 वुमेन था ना, 7 मैन था, तो एक मैन रहा, कितना वुमेन आ गया था, 10 आ गया था। अल्टीमेटली मैं किया था, कितना दिन ले रहा था, 10 दिन ले रहा था, क्लियर है। अब देखिए टोटल वर्क के अकॉर्डिंग लिखा था 100 मीटर दीवार बना रहा था। देखिए आप लोगों को मैं अगेन आई रिपीट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 पुरुष था ना, या फिर 10 वुमेन था, ये दोनों को हम लोग क्या करें, मेल और ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो अल्टीमेटली आप लोग को ये 7 आएगा, ये 10 आएगा। आई थिंक मेल के सामने 10 कीजिए, वुमेन्स का सामने 7 कीजिएगा आप लोग, क्लियर है, याद रखिएगा। यानी मेन देखिए आप लोग के सामने हम लिख देते हैं, यहाँ पे एम था और वुमेन था, यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे कितना था, 7 था। अब देखिए 7 पुरुष था तो 7 का देंगे, पुरुष के लिए एम लिखेंगे, तो एम का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखिए 10 था तो 10 का देंगे। अब ये यहाँ पे लिखा 10 दिन में कार्य करता, क्लियर है। अब इसमें देखिए कितना मीटर कार्य करता, 100 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 100 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू लिख रहा है आप लोग का, तो यहाँ पे 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितना दिन में? सबसे पहले 14 पुरुष, तो हम लोग 14 कर दें, एक पुरुष बराबर कितना 10 है, तो हम लोग 10 से गुना कर देंगे, क्लियर है। फिर लिख रहा है 20 महिला, तो 20, एक महिला में कितना वैल्यू था, 7 था, यहाँ पे 7 कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे दिन बोल रहा, तो दिन हम लोग को पता नहीं, एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे टोटल लिख रहा था 600, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे 7×6 = 42 आ गया। आई थिंक टोटल सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो देखिए, अरे बहुत हल्ला करता है सब लोग। देखिए 7×6 = 42, आई थिंक 7×6 = 42 यहाँ पे कर देंगे, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 10 तो 140 प्लस यहाँ पे 140 कीजिएगा तो 280 आ गया, 280 आ गया। यहाँ पे आप लोग का एक्स था तो 0 0, यहाँ पे 28 का पार में देखिए तो 15 बार में आएगा। तो फ्रेंड्स एक्स का जो वैल्यू आएगा 15 दिन आएगा, तो राइट आंसर करेंगे तो 15 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह कितने समय तैर कर सकता है? सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को समय निकालना है, तो समय बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना 60 है, चाल कितना 10 में से 5 को घटाएंगे क्या आएगा, सॉरी दोनों अनुप्रवाह में तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 और 5 क्या होगा, 15 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आवर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे 4 आवर। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य, एक दुकानदार एक पुस्तक के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120 रुपये अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना, केवल केवल एक ही वर्क करना जो आप लोग जान रहे हैं। इसको देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है ना। देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य, सबसे पहले क्रय मूल्य हमें पता नहीं तो 100 मान लेंगे, तो इसी पर एमपी का लिखेगा ना 20% अधिक कीजिएगा, तो यानी 120 हो गया। और यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जब भी अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है तो एसपी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 बटा क्या करेंगे 100 लिखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ से करेंगे ना तो एसपी आप लोगों को जो आ जाएगा, देखिए टोटल 108 आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पे लिख रहा तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, यानी 100 में खरीदे 108 में बेचे तो क्या होगा 8% होगा। क्या होगा 8% हो गया, तो ऑप्शन है 8%। अरे नहीं है तो गलत हो गया फिर ये, तो देता तो उसका लाभ परसेंट क्या हो। देखिए इस टाइप से अगर नहीं बना तो एक और तरीका को अपना सकते हैं, सिंपल है ना। देखिए आप लोग इस टाइप से 120% का प्रॉफिट था, फिर 10% का लॉस किया, फिर देखिए रामबान वाला कर लीजिए ना, 120 गुना क्या करेंगे 10 है ना, 10 कर देंगे बटा 100 कर देंगे। देखिए 0 0 0 0 कट गया, 120 में 10 घटाएंगे तो 110 बची है, माइनस यहाँ 12 कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो टोटल 12 यहाँ पे कितना आ गया, 0 0 कट गया, यहाँ पे 90 था तो 12, यहाँ पे टोटल सॉल्व कीजिए ना तो 120 माइनस 10, यहाँ पे तो 110 आ गया, बिल्कुल सही है, माइनस ये, तो यहाँ सॉल्व किया तो कितना आएगा 98 आएगा। कितना आएगा 98% आएगा, तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 21 पेंसिल और 9 कलमों का मूल्य 276 है तथा 6 पेंसिल और 3 कलमों का मूल्य 84 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जो मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग करना, आप लोगों को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले क्या करना, देखिए 21 पेंसिल है, पेंसिल को एक्स मान लेंगे, फिर 9 कलम है तो कलम के लिए वाई मान लेंगे, इसका रेट लिखा 276। क्लियर है, फिर 6 पेंसिल लिखा तो 6x कर देंगे प्लस 3 कलम लिखा था 3y बराबर क्या लिखा था 84 रुपये। ठीक है, अगर आप लोग इसको मेंटेनेंस करके बनाते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करें 3 से गुना, अगर आप लोग बनाइएगा ना तो x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 20 रुपये। क्या आएगा 20 रुपये, आप लोग बना सकते हैं विलोपन विधि से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 15,307 मत मिले जो वैध मतों का 80% है, तो मतों का कुल संख्या ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले मान लिया कुल मत की संख्या मान लिया, कुछ नहीं पता तो 100 मान लेंगे। ठीक है, अब डाले गए वैध मत कितना था, तो इसका 80% था, तो हम लोग 100 का क्या करेंगे 80% निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालेंगे तो टोटल 80 यूनिट आ जाए। क्लियर है, अवैध मतों की संख्या कितना था, इसका निकालेंगे हम लोग 80, कितना लिख रहा, इसका हम लोग देखेंगे 80 तो हो गया वैध। अब इसका लिख रहा था आप लोग 4% अवैध था, तो अवैध जब 4% था तो कितना 96% क्या होगा वैध होगा ना। यहाँ से करेंगे तो टोटल आएगा 76.8 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 76.8 आया, 76.8 में से हम लोग क्या करेंगे इसका 80% निकाल देंगे, तो अल्टीमेटली अगर निकालते हैं तो ये बचा 61.44। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल जो दिया था 15360, इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे सिंपल में 61440 यूनिट लिखेंगे। हम लोग को 100 यूनिट को निकालना है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो टोटल जो वैल्यू आएगा 25,000 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है, मैं प्रोसेस बता दूँ आप लोग कर लीजिएगा। शब्द मानसून को शब्द मौसम से लिया जिसका अर्थ मौसम होता है, तो याद रखें इसको जो एक अरबी भाषा से लिया, किस भाषा से लिया, अरबी भाषा से लिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वह मानसून में होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स स्वराज मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा जो है आप लोग पढ़े भी होंगे, किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था। और यह नारा कब दिया था पता है, 1916 में दिया था, 1916 में दिया था। याद रखें होम रूल जब आंदोलन होता ना तो उसी समय दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। क्लियर है, तो किसका था ये, बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कब दिया था, तो होम रूल लीग के समय, कब 1916 के समय दिया था। क्लियर है, चलिए वही बात करना चाहते हैं। देखिए आप लोग कुछ नारा, तो भगत सिंह का तो आप लोग जानते होंगे, भगत सिंह का क्या था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाला लाजपत राय का क्या था फ्रेंड, तो आप लोग पढ़े होंगे, लाला लाजपत था ये क्या था, मारो फिरंगो क्यों नहीं था, इसका कुछ अच्छा था जो साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। क्लियर है, तो इस सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बल पाल नाम से प्रसिद्ध, लाल बल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किन भारतीय राज्यों में संबंधित है। सबसे पहले देखिए लाल, तो लाला लाजपत राय, तो अल्टीमेटली फिर लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था। बाल, बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से था। पाल, बिपिन चंद्र पाल कलकत्ता के रहने वाले थे। तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल है, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो याद रखिए मुंडक उपनिषद से जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित होता है। किससे? ये अथर्ववेद से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो निगमन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। क्लियर है? हम लोग इसे क्या कहते हैं? टिस्को बोलते हैं, यानी TISCO बोलते हैं। तो टिस्को का जो निगमन हुआ था वो 1907 में हुआ था। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, बातें और कुछ तो इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड मीनाक्षी मंदिर काफ़ी फेमस है, तो आप लोग पढ़े होंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और भी वैसा कुछ होता तो मैं देखिए केरल की बात करना चाहते हैं, तो केरल में कौन सी मंदिर? सबरीमाला मंदिर है। क्लियर है? चलिए, गोवा में कौन सी मंदिर? महालसा नारायणी मंदिर है। चलिए नेक्स्ट, उड़ीसा में क्या है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर है। इसमें आप लोगों को त्रिभुज को गिनना है, कुल कितना है? तो फ्रेंड्स अगर त्रिभुज गिनते हैं तो टोटल 8 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, शांति से गिन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में कहा गया कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। ठीक है? अब लिख रहा, हमारी कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखिए ना तो ऑप्शन 1 आप लोग का सही लिखा है, यानी केवल धारणा 1 सही होगा। हमारी कार्य हमारे विचारों पर आधारित होता है। देखिए आपका जो थॉट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कार्य भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। सभी सुअर सफ़ेद है। सभी सुअर सफ़ेद है। चलिए मान लेते हैं सभी सुअर को मान लेते हैं। देखिए सभी सुअर, ये सभी सुअर क्या है? ये सफ़ेद है। तो सभी सुअर को हम लोग मान लेते सफ़ेद है। कुछ सफ़ेद मोर है, तो यहाँ पे लेते हैं कुछ सफ़ेद मोर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या लिख रहा है। कुछ मोर सुअर है, कुछ मोर सुअर है, पहला देखिए कैंसिल कर देंगे। कुछ सफ़ेद सुअर है, कुछ सफ़ेद से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही कर रहा है। क्लियर है? चलिए इसको देखना है कुल कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर टोटल देखिएगा ना तो टोटल आएगा 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब को बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं तो काफ़ी ईजी से देखिएगा ना। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप से तो हम लोग इसके इस साइड करेंगे, यानी ये आप लोग का हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो बी को मार दीजिए ना, तो बी, तो ऑप्शन बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखते हैं। तो 72 नंबर को भी देखिएगा ना तो सिंपल देखिए, ये आप लोग का राइट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड करेंगे, इस टाइप से करेंगे। चाहे आप लोग का बी होगा, चाहे आप लोग का डी होगा। अब देखिए इसमें एक खाली था, देखिएगा ना। तो देखिए आप लोग को चूज करना है। यहाँ पे लेफ्ट में था तो यहाँ पे क्या करेंगे? राइट में कर देंगे। क्लियर है? सॉरी, यहाँ राइट में था तो लेफ्ट में आ गया। यहाँ पे खाली था तो खाली वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया। बी किस में लिख रहा है देखिएगा। तो फ्रेंड बी में आप लोग का जो लिख रहा है डी के लिए लिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा गैस बास्केट ऑफ 6 में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले याद रखें इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आप लोग को होता है CO2। क्या होता है? CO2 आप लोग को होते हैं। उसके बाद अगर बात करना चाहते हैं मीथेन का होते हैं, CH4 होते हैं। उसके बाद बात करना चाहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। फिर उसके साथ बात करना चाहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं। उसके बाद आप लोग का पर फ्लोरोकार्बन होते हैं। फिर आप लोग का सल्फर हेक्सा सल्फाइड होता है। इस टाइप से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल नहीं होता, यानी CFC शामिल नहीं होता बल्कि HFC होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। याद है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो होता है किससे होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है, जिसके लिए पहला जो बैठक हुआ था 1997 में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। देखिए कौन सा कथन गलत है? तो पहला लिखा है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग को पता है रैम क्या है? एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल है, इसके साथ साथ ये प्रकार का अस्थायी होते हैं। वोलेटाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी। तो पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिल्कुल है, ये एक प्रकार का अस्थायी भी होते हैं। कैश मेमोरी रैम से धीमी होती है। नहीं फ्रेंड, कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को गलत कर देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर हो गए? सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको बनाते हैं सबसे पहले 60 और 70 का एकल छूट बनाएंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड 60 और 70 को बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, 60 + 70 कर देंगे। फिर दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू बाई क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड देखिए
130 में से 42 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा 88% आएगा। क्लियर है। अगला करेंगे तो हम लोग का 88% है प्लस यहाँ पे कि 80 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 88 करेंगे गुना, यहाँ पे हम लोग 80 करेंगे बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो टोटल आएगा 97.6% आएगा। क्या है 97.6% आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 97.6%। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं, तो नाव की चाल क्या होगी। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आप लोगों को क्या करना है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना होगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेगा ना, तो देखिए चार क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना 55 था, समय कितना था 5 था। सॉल्व किए कितना आ गया 11, यानी कि इस धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर आवा गया। फिर विपरीत दिशा में करेंगे तो 11 तो करेंगे, यहाँ पे देखिएगा समय कितना 11 घंटा, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है। अब नाव की चाल जब करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 11 था, सेकंड का 5 था, तो 11 5 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखिए टोटल करेंगे तो 8 किलोमीटर पर घंटा आएगा। तो हम लोग इसका राइट आंसर करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नो, अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के लिए बराबर लाभ अर्जित करती है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले 1/6 में बोल रहा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य, देखिए अनुभा अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट है ये, अब बेच रहे हैं एसपी होगा कितने के बराबर कर रहा है 1/6 में कर रहा है। तो यहाँ से याद रखिएगा ना, यहाँ पे सीपी यानी देखिए प्रॉफिट जब 1 है और एसपी ये है, तो आप बताइए सीपी कितना होगा। तो अल्टीमेटली क्या करें, एसपी में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, लाभ तो 1 था, 1 का दिए और सीपी कितना था 5 था। अब इसका क्या करेंगे 131,524 कर से गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 100 करेंगे ना, तो 100 किए तो टोटल 20% आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पे विक्रय मूल्य के 1/7 के लाभ के बराबर है, तो देखिए 1 रुपया लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना लिख रहा है 6, तो फ्रेंड्स ये आप लोग का एसपी है। क्लियर, आपको ये प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली सीपी निकालिएगा तो एसपी माइनस प्रॉफिट किया तो 5 आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 5 कर देंगे। देखिए प्रॉफिट कितना आया आप बताइए, तो प्रॉफिट आप लोग का देखिए यहाँ तो 5 था, प्रॉफिट 1 था, सीपी कितना था 5 था, गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे तो 20% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स 78 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। तो इसमें आप लोग को देख लीजिएगा, इसमें परिवहन बाइंडिंग और प्रिंटिंग का संयुक्त मूल्य हो जाता है। देखिए सबसे पहले परिवहन की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे परिवहन के लिए बात कर रहा है, परिवहन बाइंडिंग और प्रिंटिंग का। तो परिवहन कितना, परिवहन 10% है, ठीक है, बाइंडिंग का कितना 16% है, और प्रिंट क्या लिख रहा है और प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए कितना लिख रहा है ये, तो प्रिंटिंग के लिए तो वैसा कुछ नहीं लिख रहा, तो इस 16-10 हो गया। प्रिंटिंग के लिए कहाँ पे लिख रहा है ये, हाँ यहाँ पे मुद्रण 25, तो तीनों को जोड़े 25 से 16 कितना हो गया 41 हो गया। 25 हाँ 41 का 16 क्या होता है 51, तो यहाँ पे देखिए 51% का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने, टोटल 51% का जो वैल्यू लिखेंगे ना वह 2900 से निकाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए 51 था परसेंट यानी 00 कर देंगे इंटू 2900 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो रुपये में तो आप लोग आएगा 147920, तो राइट आंसर करेंगे तो 147900, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कीजिएगा ना काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पी बी सी, तो यहाँ पे पी है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 20 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो अल्टीमेटली 70 टोटल है, तो यहाँ पे क्या होगा 50 डिग्री होगा ना ये, तो यहाँ पे 50 डिग्री आ गया। और आप लोग एंगल किसका निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग बताइए टोटल सीधी रेखा पे 180 डिग्री का बनता है 70 है, तो हम लोग क्या करें टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस यहाँ पे आप लोग का 70 था 70 रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ मत कीजिए, यहाँ पे ना आप लोग को एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 80 + 70 कर देते हैं 150, सिंपल बात है ना, तो 180 माइनस हम लोग 150 कर देंगे तो टोटल 30 डिग्री बचेगा, कितना बचा 30 डिग्री, तो ऑप्शन है बिल्कुल ए को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, देखिए ये 20 डिग्री था फ्रेंड्स, आप लोग ये 20 है ना, देखिए ये 20 है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या होगा, देखिए पी बी सी, तो पी बी सी संगत कौन से क्या करेंगे, देखिए टोटली 70 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया 50 होगा ना, क्योंकि टोटल तो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 50 है, अब देखिए त्रिभुज में आते हैं, अब यहाँ पे टोटल में आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल अगर देखिएगा ना तो हम लोग क्या करें एंगल ए का वैल्यू बन जाएगा आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो हमेशा याद रखें हिस्टोग्राम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हिस्टोग्राम का उपयोग जो हम लोग करते हैं इसके लिए हम लोग करते हैं, इससे माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालते हैं, तो ऑप्शन है क्या, तो देखिए हिस्टोग्राम का उपयोग हम माध्य माध्यिका बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से हम केवल बहुलक ही ज्ञात कर सकते हैं। देखिए
हिस्टोग्राम का प्रयोग समय केवल ग्राफ, यहाँ पे तो कंफ्यूज में करोगे नहीं, इसमें केवल बहुलक होगा। देखिए इसमें आप लोग केवल केवल बहुलक होगा। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो याद रखिए बहुलक के लिए करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा, हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी। तो याद रखिए पहले भारतीय महिला जो 77वां फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल में जो बनी वह अनुसुईया सेन गुप्ता बनी, अनुसुईया सेन गुप्ता। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग रिकॉल में रख कर लीजिएगा। ये कहाँ का रहने वाला है, तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के सामने क्वेश्चन क्या लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर दूंगा। भारत के पहले एल संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। तो याद रखें इसका जो नाम था आप लोग का इंद्रजाल था। क्या था, इंद्रजाल था। तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल है। क्या ये इंद्रजाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन था। तो याद रखिए रूसी तेल की बात करना चाहते हैं, सबसे बड़ा आयातक देश का नाम क्या था, 83 का राइट आंसर करें तो भारत हो गया। क्या हो गया, भारत हो गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया। तो याद रखिए भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन किस स्टेशन में स्थापित किया गया। तो 84 का राइट आंसर करेंगे तो लेह हो गया। क्या हो गया, लेह हो गया। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो लेह में हो गया। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा लिंग आधारित हिंसा को हटाने के लिए जो स्कीम बनाया गया उसके लिए नाम अब कोई बहाना नहीं। देखिए लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम है अब कोई बहाना नहीं। यह याद रखिए किसने चालू किया पता आप लोग को। देखिए 25 नवंबर को, याद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक अभियान को शुरू किया। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन जो है ना अकादमी देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसमें कौन बड़ा छोटा बोल रहा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन है, काफी अच्छे से बना सकते हैं। 3 2 5 हो गया, 3 2 6 हो गया, 5 4 9 5 हो गया, 8 3 11, 8 3 24 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आप लोग, काफ़ी इजी से बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 43 ये दोनों को ऐड कीजिए। रुकिए काम करते हैं। देखिए 35 और इसको ऐड कीजिए। तो फ्रेंड देखिए 35 और 28 जोड़ी गए तो 43 आ गया, 63 आ गया। ये दोनों भी 63 किए। 28 और 16 के 44 आ गया, 43। देखिए सारे को जोड़े उल्टा, तो 40 आप 15 को जोड़ें तो 65 आएगा, सॉरी 55 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चन को बनाना, P Q R S T और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। U S और P के बगल में बैठा है। P Q के बाएं से दूसरे स्थान पे, Q किसी एक सिरे पे बैठा है। तो बताइए कि बाएं सिरे से दूसरा स्थान पर कौन होगा। कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले P Q R S T उत्तर में बैठा है ना, U S और P के बगल में। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि देखिए 6 लोग हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर, देखिए P Q के बाएं से दूसरे स्थान पे Q किसी एक सिरे पे बैठा, मान लीजिए Q किसी सिरे पे बैठा, मान लीजिए Q दाईं ओर बैठा दें। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा दिए। अब देखिए P जो है Q के बाएं से दूसरे स्थान पे है, P जो है ना Q के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग P को बैठा देंगे। अब लिखा U S और P के बगल में, यानी U जो है ना S और P के बगल में है। तो हम क्या करें फिर, U को बैठाना है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए U को बैठा रहे हैं तो S और P के बगल में। तो देखिए S और P के बगल में हम लोग U को यहाँ बैठा रहे हैं तो S और P के बगल में हो गया। फिर लिख रहा है आप लोग का और कोई यू एस है, P Q के बाएं से, यहाँ तो हो गया। अब क्या लिख रहा, तो बताएं यहाँ पे आप लोग को 3 खाली बैठ रहा, तो यहाँ पे कुछ और वैसा लिख रहा है। क्या देखते हैं, Q किसी एक सिरे पे बैठा, तो बताएं यहाँ पे आप लोग बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को चाहे यहाँ R बैठाइएगा, यहाँ पे T पे, या R या T, यहाँ पे आप लोग को चाहे R होगा चाहे T होगा। अब लिखा बताइए बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन होगा। तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे तो S आ रहा, तो राइट आंसर S होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि पीला को नीला कहा था, नीला को सफ़ेद कहा था, सफ़ेद को हरा कहा था, हरा को भूरा कहा था, भूरा को लाल कहा था, तो दूध का रंग कैसा होता है फ्रेंड, दूध का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट किसको करें, नहीं सफ़ेद किसको करें, तो हरा को, तो हरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग में हम बताएंगे। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में फायरवॉल क्या होता है। याद रखिए फायरवॉल क्या होता है, कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में फायरवॉल जो होता है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में स्थित है। फ्रेंड्स याद रखिए जब भी अंतरिक्ष की बात करना चाहते हैं आप लोग पढ़े होंगे, अंतरिक्ष को कुल 5 भागों में बांटा गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड
मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो देखिए जब भी अंतरिक्ष की बात, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करना चाहते हैं तो ये सारे आप लोग का जो होता हुआ आप लोग का बाह्य वायुमंडल में होगा, बाह्य वायुमंडल में होगा। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर, इसके साथ से ये आयन मंडल में रहते हैं। 5, 2, 7, 8, 1, 4 का माध्यिका ज्ञात करना। जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलता है सारे को हम लोग अगर एन को काउंटिंग करेंगे, इसको आरोही क्रम में बदलेंगे। तो देखिए आरोही क्रम में लिखिए 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर लिखिएगा 4 आएगा, फिर 5 आप लोग आएगा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा। टोटल अगर एन देखिएगा तो एन की संख्या 6 आ रहा है। क्लियर है, एन देखिए 6 आप लोग का क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हम लोग तीसरा चौथा टर्म देखें, तीसरा 4 है और 5 पर चौथा क्या है 5 है। तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करें तो 4, 5, 9, 9 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 4.5 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 4.5 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने पर 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय तक मीनार पर पहुंचेगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए इस टाइप से करा लेंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या लिखता है ये। सबसे पहले किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलते हुए कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होती है। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री था। क्लियर है, अब यहाँ से आप लोग का 60 डिग्री हो गया। अब लिखा समय 10 मिनट कम लेता, तो यहाँ पे नहीं है तो 10 का आधा यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 5√3। अभी और भी करेंगे तो टोटल अगर सॉल्व किया तो 15 प्लस, देखिए 15 प्लस 5√3 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, ईजी बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप लोग का 4 क्वेश्चन देखिए। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप के फार्मूला में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए tan थीटा है तो tan थीटा ने cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं बाय 6 है। क्लियर है, आप लोग को देखिए मैं एक फार्मूला को रिकॉल करवाना चाहता हूँ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। आप लोग को पता होगा x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आप लोग का k है तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा x स्क्वायर बाय 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू लिखते हैं k स्क्वायर माइनस 2। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में हम लोग 2 को घटा देंगे, क्या आएगा 34 आएगा। तो राइट आंसर लिखेंगे 34 होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर क्वेश्चन को अगर देखिएगा ना तो लिख रहा क्या, ए बी सी ऐसे 3 धन पूर्णांक है जिसका औसत 28 है। तो 28 है और इसका ए बी सी किसकी माध्यिका a प्लस 16 है। तो सी का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए 28 इसका है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तीनों का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है। क्लियर है, बाई क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे करेंगे 28 या 84 होगा। 84 बराबर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी लिख रहा है। क्लियर है, अब देखिए a का वैल्यू देखिए टोटल तो हम यहाँ पे 84 लग दिए। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू लिखा था a प्लस 16 था, हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ भी a था प्लस c था, आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। टोटल आएगा 2a प्लस c कर दो और यहाँ पे टोटल कीजिएगा ना तो 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंद और 4 काली गेंद है, इसमें से 2 गेंद निकाले जाते हैं तो दोनों गेंदों के अलग होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब भी अलग होने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग की बात करना चाहते हैं। देखिए 2 तो निकालना लेकिन अलग अलग का। तो यहाँ पे देखिए जब भी अलग अलग की बात करते हैं कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। मतलब 6 है तो 6 कॉम्बिनेशन 1 का यूज करेंगे, यानी 6 में से एक चूज कर लें, फिर 7 में से एक काली का यूज कर दें। अब टोटल कितना था 7, 6, 13, 13 में से 2 का यूज कर दें। क्लियर है, अब देखिए 6 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 6 होता है, 7 कॉम्बिनेशन का वैल्यू 7 होता है और 13 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू किया तो 13 को देखिए यहाँ पे कीजिएगा 13 गुना 12 कीजिएगा इंटू 1 इंटू 2 कीजिए। 2 का पालन 12 6 बार में आता है। क्लियर है, अब 6 कैंसिल हो 7/13 आएगा। तो राइट आंसर 7/13 जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको खुद से बनाइएगा तो आप लोग का आंसर जो आएगा 0.009 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे सी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन सीरीज। आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना, ये भी करंट अफेयर बन गया। क्लियर है, टोटल 27 साल बाद बना। ये रहा, आप लोग देख लीजिए। क्लियर है, कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो अभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग का पेपर कैसा गया, ये कब है।